अगर तुम गूगल पर सर्च करोगे द फ्लाइंग योगी ऑफ तिब्बत, तो सबसे पहले तुम्हारे सामने जो पिक्चर आएगी वो होंगे मिलारेपा। मिलारेपा को द फ्लाइंग योगी ऑफ तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अपनी मेडिटेशन की जर्नी में मिलारेपा ने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी, जिनमें से एक सिद्धि थी उड़ने की सिद्धि, जिसे इस्तेमाल करके मिलारेपा कहीं भी आसमान में उड़ सकते थे। बट इस स्टेज तक पहुंचने के लिए मिलारेपा को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसे जानने के लिए हमें मिलारेपा की आगे की जिंदगी के बारे में जानना होगा। पार्ट फर्स्ट में हमने जाना था मिलारेपा के बचपन से लेकर ब्लैक मैजिक सीखने का सफर, कि कैसे उन्होंने अपनी माँ के कहने पे ब्लैक मैजिक सीखा और बहुत सारी चीजें परफॉर्म की थी जिनका उन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ था। पार्ट 2 में हमने जाना कि कैसे उन्हें मारपा से शिक्षा पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब पार्ट 3 में हम जानेंगे मिलारेपा का आगे का सफर। तो फाइनली जब मारपा ने मिलारेपा और अपने 3 शिष्यों को 4 गार्डियंस के रूप में चुना, तो उनके सामने अपना सारा ज्ञान का भंडार खोल दिया। उनके पास जो स्क्रोल्स थे, जो टीचिंग्स थी, जो बुक्स थी, वो इस पूरी दुनिया से रिलेटेड जितना भी सीक्रेट नॉलेज थी, स्पिरिचुअल नॉलेज थी, उनके बारे में थी। मारपा उन सीक्रेट टीचिंग्स को अपने चारों शिष्यों को एक्सप्लेन करते हैं और हर एक शिष्य को एक मिशन दिया जाता है जो उन्हें आगे बढ़ाना था। इस मिशन से रिलेटेड मारपा के पास जो भी रेलिक्स थे, जो दिव्य चीजें थी, वो अपने शिष्यों को सौंप देते हैं। मारपा मिलारेपा को एक ऐसी सीक्रेट नॉलेज देते हैं विच वाज अबाउट इनर हीट। इनर हीट के बारे में ये जो नॉलेज थी, इसको इस्तेमाल करके मिलारेपा बर्फीले पहाड़ों में भी अपनी बॉडी को गर्म रख सकते थे। ये एक ऐसी साइंटिफिक नॉलेज थी जिसका इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को गर्म रखा जा सकता था, ताकि बर्फीले पहाड़ों में भी मेडिटेशन की जा सके। तो अपने चारों शिष्यों को सीक्रेट टीचिंग्स देने के बाद मारपा मिलारेपा से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम कुछ और साल मेरे पास से रुको, मेरे पास कुछ और भी नॉलेज है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। इसके बाद मिलारेपा कुछ और साल वहां रुकते हैं। मारपा मिलारेपा को कुछ सीक्रेट टीचिंग्स देते हैं, अपने दिव्य ज्ञान देते हैं, जिसके बाद मिलारेपा दोबारा उसी केव में मेडिटेशन करने चले जाते हैं जहाँ वो पहले मेडिटेशन कर रहे थे। ऐसे ही मेडिटेशन करते कई साल बीत जाते हैं। मिलारेपा जिस केव में मेडिटेशन कर रहे थे वो एकदम क्लोज्ड थी, उसको पूरी तरह से बंद किया गया था, उसके अंदर रोशनी भी नहीं जा सकती थी। तो ऐसे ही वहां मेडिटेशन करते हुए कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन मिलारेपा को अपनी माँ के बारे में और अपने पुराने घर के बारे में एक सपना आता है। उस सपने के आने के बाद मिलारेपा का मेडिटेशन की जो जर्नी थी वो उसे रोकते हैं और उस केव की एंट्रेंस को तोड़ देते हैं। वो अपनी उस केव से बाहर आते हैं और मारपा के पास जाते हैं। मिलारेपा अपना ये सपना बताने के लिए जब मारपा के पास जाते हैं तो देखते हैं कि मारपा भी सो रहे थे, बट जैसे ही मिलारेपा बात करना शुरू करते हैं तो मारपा जाग जाते हैं। इसी दौरान मारपा की वाइफ भी उनके लिए खाना लेकर आ जाती है। मिलारेपा का सपना सुनने के बाद मारपा कहते हैं कि तुम काफी लंबे समय से अपने घर से दूर रहे हो और अगर इस वक्त तुम वापिस अपने घर जाते हो तो हो सकता है तुम्हारी माँ जिंदा ना हो, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन दूंगा। लेकिन क्योंकि तुम जब मेरे पास आए तो तुमने मुझे सोते हुए देखा, ये एक तरह का संकेत है कि इस जिंदगी में अब हम दोबारा नहीं मिल पाएंगे। इस समय सूर्य आसमान में चमक रहा है, जिस बात को दर्शाता है कि तुम भी बुद्ध की टीचिंग्स को ऐसे ही चमकाओगे और बहुत आगे लेकर जाओगे। मारपा कहते हैं कि जिस तरह सूर्य की किरणें पड़ने से मैं जगा हूँ, ये इस बात को दर्शाता है कि हमारी जो काग्यू टीचिंग्स हैं ये बहुत आगे जाएंगी और बहुत ही विस्तार से फैलेंगी। और उसी समय मेरी वाइफ का खाना लेकर आना इस बात को दर्शाता है कि बेशक तुम्हारे पास फिजिकल फूड ना हो, बट तुम्हें हमेशा ही स्पिरिचुअल फूड मिलता रहेगा। इसके बाद मारपा मिलारेपा को अपनी मोस्ट सीक्रेट टीचिंग्स देते हैं। ये सीक्रेट टीचिंग्स ऐसी थी जो सिर्फ एक गुरु द्वारा अपने किसी एक खास शिष्य को दी जाती थी। जैसे नारोपा ने ये टीचिंग्स मारपा को दी थी, इसी तरह मारपा ने ये टीचिंग्स मिलारेपा को दी। तो इस तरह एक गुरु से ये टीचिंग्स उसके शिष्य को दी जाती थी और उसे शिष्य के गुरु बन जाने के बाद उसे अपने किसी शिष्य को ये टीचिंग्स देनी होती थी। इसके अलावा मारपा मिलारेपा को ओरल इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये ओरल इंस्ट्रक्शंस ऐसी थी जो एक गुरु द्वारा अपने शिष्य को दी जाती थी। इसे लिखा नहीं जाता था, इसलिए इनको ओरल इंस्ट्रक्शंस कहा जाता था। मारपा मिलारेपा को गाइड करते हुए कहते हैं कि तुम इन ओरल इंस्ट्रक्शंस को बेच नहीं सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, ना ही फूड के बदले, ना ही क्लोथ के बदले और ना ही किसी और चीज के बदले तुम इसे दे सकते हो। तुम्हें सिर्फ इसे उसी शिष्य को देना होगा जो कि इसके लायक होगा। तुम इसको ट्रेड नहीं कर सकते और अगर तुम इसको ट्रेड करते हो तो तुम्हें डाकिनी के गुस्से का परिणाम झेलना पड़ेगा। इसके अलावा मारपा मिलारेपा को एक खास तरह का स्क्रोल देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसे समय आने पर ही खोलना होगा और वो समय कब आएगा इसका तुम्हें संकेत मिल जाएगा। मारपा मिलारेपा को कुछ केव्स के बारे में बताते हैं जहाँ जाकर मिलारेपा को मेडिटेशन करनी चाहिए।
मार्पा मिलारेपा को कहते हैं कि तुम्हें पहाड़ों में जाकर, एकांत जंगलों में जाकर मेडिटेशन करनी चाहिए। मार्पा ने बहुत सारी गुफाओं के बारे में बताया मिलारेपा को। मार्पा मिलारेपा से कहते हैं कि जाने से पहले एक बार जो तुम्हें सीक्रेट टीचिंग्स दी गई है, जो ओरल इंस्ट्रक्शंस तुम्हें दी गई हैं, अगर तुम्हारे अंदर इसके बारे में कोई डाउट है तो वो क्लियर कर लो। इसके बारे में तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद मिलारेपा कुछ समय और रुक जाते हैं वहाँ उन सीक्रेट टीचिंग को डिस्कस करने के लिए। जो भी उन ओरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में डाउट थे मिलारेपा उनको क्लियर करते हैं। इसके बाद जब फाइनली जाने का समय आता है, दागमेमा खास तरह की डिश बनाती हैं और मिलारेपा को देती हैं, जो कि एक कपाल में थी, यानी कि एक जो खोपड़ी होती है उसके अंदर। जाने से पहले मार्पा मिलारेपा से कहते हैं कि तुम जाते समय एक बार नगोकपा से मिलना और जो तुम्हें ओरल इंस्ट्रक्शंस दी गई है उसके बारे में डिस्कशन कर लेना। इसके बाद मार्पा, दागमेमा और उनके बहुत सारे शिष्य मिलारेपा को आधे रास्ते तक छोड़ने आते हैं। मिलारेपा उल्टे पांव चलते हुए तब तक पीछे चलते जाते हैं जब तक कि उन्हें मार्पा और दागमेमा दिखना बंद नहीं हो जाते। मिलारेपा अब एक ज्ञानी पुरुष बन चुके थे, इसलिए अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की वजह से वो सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही अपने गांव के करीब पहुंच जाते हैं, जहां पहले जाने में उनको काफी समय लगता था। इसके अलावा मार्पा ने अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज से, अपने ज्ञान से जो देवतीस थे, जो देवता थे, उनको भी इस काम में लगा रखा था कि मिलारेपा का जो रास्ता है वो आसान रहे, ज्यादा कठिनाइयों से भरा ना हो। तो मिलारेपा जब अपने गाँव के करीब पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ चरवाहे मिलते हैं। मिलारेपा उनके पास जाते हैं और उनसे कुछ बात करना शुरू करते हैं। मिलारेपा अपने घर की ओर इशारा करते हुए पूछते हैं कि वो घर किसका है। उन चरवाहों को नहीं पता था कि ये मिलारेपा ही है, तो वो उसे बताते हैं कि ये घर उस जादूगर का है जिसने एक समय पहले इस गांव को बर्बाद कर दिया था। कुछ समय पहले इस घर में उसकी माँ और छोटी बहन रहती थी, पर अब ऐसा लगता है कि सब मर चुके हैं। मिलारेपा उनसे पूछते हैं कि इस घर को खाली क्यों छोड़ दिया गया है, इसके आसपास कोई रहता क्यों नहीं। तो वो चरवाहे उसे बताते हैं कि उस जादूगर की माँ की मृत्यु उस घर में हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी उस घर में भटकती है, तो इसलिए डर के कारण कोई भी वहां नहीं जाता और इसलिए उसे खाली छोड़ दिया गया है। मिलारेपा उससे पूछते हैं कि उसकी बेटी और बेटे का क्या हुआ। चरवाहे उसे बताते हैं कि उसका जो बेटा था, जो जादूगर था, वो कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। वो मर गया है, जिंदा है, कोई नहीं जानता। लेकिन उसकी जो बेटी थी वो अब एक भिखारी बन चुकी है और उसके बाद वो कहाँ चलेगी उसका भी कुछ पता नहीं है। मिलारेपा को ये सुनकर बहुत दुख होता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और उसकी बहन अब एक भिखारी बन चुकी है। वो चरवाहे उसे बताते हैं कि अगर तुम उस घर के पास जाओगे तुम्हें अभी भी वहाँ पर कुछ किताबें मिल जाएंगी। मिलारेपा रात होने का इंतजार करते हैं क्योंकि उन्हें पता था अगर वो दिन की रोशनी में जाएंगे तो गाँव के लोग उन्हें पहचान सकते हैं। तो जैसे ही रात होती है मिलारेपा अपने घर के पास जाते हैं। जैसे वो अपने घर में एंटर करते हैं और देखते हैं कि ये तो एक खंडर और वीरान बन चुका है। उन्हें देखकर बहुत दुख होता है कि जो घर पहले इतना आलीशान और सुंदर हुआ करता था वो अब एक खंडर और वीरान बन चुका है। अंदर जाते वक्त एक कोने में उन्हें कुछ हड्डियां पड़ी दिखाई देती हैं और मिलारेपा पहचान जाते हैं कि ये हड्डियां उनकी माँ की थी। उन्हें देखकर बहुत दुख होता है कि उनकी बहन अब एक भिखारी बन चुकी है और उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। मिलारेपा को उन हड्डियों को देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन उन्हें अपने गुरु मार्पा की याद आती है कि तुम्हें सांसारिक मोह माया में नहीं पड़ना है। इसके बाद मिलारेपा अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए कुछ देर वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं। इसके बाद वहाँ से हड्डियां उठाते हैं और कुछ किताबों को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद मिलारेपा अपने टीचर के घर जाते हैं। ये वही टीचर थे जो एक समय पहले मिलारेपा को बचपन में पढ़ाया करते थे। इन टीचर की तो अब डेथ हो चुकी थी, लेकिन उनका बेटा अभी भी जीवित था। मिलारेपा उनके घर जाते हैं और उनके बेटे से मिलते हैं। उनका बेटा मिलारेपा को जानता था, इसलिए वो उन्हें पहचान जाता है। उसे मिलारेपा के बारे में पूरी जानकारी थी, कैसे मिलारेपा के साथ उनके अंकल और आंट ने बुरा व्यवहार किया था, जिसके बाद वो ब्लैक मैजिक के रास्ते पर निकल पड़ा था। मिलारेपा उन किताबों को अपने टीचर के उस लड़के को देते हैं, जिसके बाद उनके टीचर का लड़का मिलारेपा की मदद करता है हड्डियों से स्तूपा बनाने में। बेसिकली ये एक तरह का रिचुअल था जिसमें हड्डियों का चूरा बनाकर मिट्टी और पानी से बने स्तूपास में डाला जाता था और उनसे स्तूपास बनाए जाते थे। तो दोनों मिलकर मिलारेपा के पेरेंट्स और कुछ देवताओं के स्तूपा बनाते हैं। इन स्तूपास को बनाने के दौरान उनके टीचर का लड़का उनसे कहता है कि तुम्हें अभी शादी कर लेनी चाहिए और अपनी फैमिली शुरू करनी चाहिए। तुम अपने घर को दोबारा से बना सकते हो, तुम अपने खेत को वापस ले सकते हो। वह मिलारेपा से पूछता है कि तुम अब तक कहाँ थे और तुम्हारे बारे में किसी ने कुछ सुना क्यों नहीं। जिस पर मिलारेपा बताते हैं कि मैं ग्रेट मास्टर लामा मार्पा के साथ था और उनसे धर्म और ज्ञान की बातें जान रहा था, उनसे शिक्षा ले रहा था। उनके टीचर के इस लड़के ने भी मार्पा के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, तो वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मार्पा से शिक्षा ले रहे थे। वो मिलारेपा से कहता है कि
तुम्हारे गुरु मारपा ने भी शादी की थी और उन्होंने अपनी एक मोनेस्ट्री बनाई, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए और तुम्हें भी एक मोनेस्ट्री स्थापित करनी चाहिए। तुम्हारे पास तुम्हारी टीचिंग्स होगी, तुम्हारे शिष्य होंगे और हर वो चीज होगी जिसकी तुम्हें अभी जरूरत है। इस पर मिलारेपा उससे कहते हैं तुम्हें यह बात समझनी चाहिए कि मारपा ने शादी की, उन्होंने मोनेस्ट्री बनाई, उनके काफी सारे शिष्य थे, वो उनका रास्ता था, ये मेरा रास्ता नहीं है। अगर मैंने फॉलो करने की कोशिश करूंगा तो ऐसा लगेगा कि एक खरगोश एक शेर की नकल उतारने की कोशिश कर रहा है। ये मेरा रास्ता नहीं है, ये रास्ता उनके लिए था। मेरा रास्ता केवल ये है कि मुझे एकांत में रहकर मेडिटेशन करनी है और इसी से मुझे एनलाइटमेंट प्राप्त होगा और ये मेरी चॉइस नहीं है, ये रास्ता खुद मारपा ने मेरे लिए चुना है। इसके बाद मिलारेपा अगले दिन जाने वाले होते हैं। इससे पहले उनके टीचर का ये लड़का उनको खाने के लिए कुछ देता है और वो खाने का सामान लेकर मिलारेपा अपने गांव के पीछे एक पहाड़ी पर जाते हैं। वहां एक गुफा में जाकर मेडिटेशन करने लगते हैं। कई महीनों तक मिलारेपा उस गुफा में मेडिटेट करते रहे, लेकिन उनके खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था और भूख के कारण उनका शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। इसलिए उन्हें उस गुफा से निकलकर खाना मांगने जाना पड़ा। जैसे वो अपने गुफा से नीचे की ओर आ रहे थे तो एक टेंट उनको दिखता है। मिलारेपा उस टेंट में खाना मांगने जाते हैं और देखते हैं ये टेंट तो उनकी आंट का था, वही आंट जिनसे बदला लेने के लिए उन्होंने ब्लैक मैजिक सीखा था। जैसे ही उनकी आंट मिलारेपा को पहचानती हैं तो उनके ऊपर अपने कुत्ते छोड़ देती हैं। मिलारेपा ने जैसे तैसे उन कुत्तों को भगाया ही था कि वह टेंट से एक डंडा लेकर आती हैं और मिलारेपा को पीटने लगती हैं। वो उसे कहती हैं, अच्छे बाप की नालायक औलाद, अपने ही गांव को बर्बाद करने वाले, अब यहाँ क्या लेने आया है? हमें तो लगा था कि तू मर चुका है। वह लगातार मिलारेपा को पीटती रहती है। मिलारेपा का चेहरा जाकर गंदे कीचड़ में लग जाता है। इसके बावजूद भी वह मिलारेपा को पीटना बंद नहीं करती है। जिसके बाद मिलारेपा एक गीत गाते हैं और उसके थ्रू अपनी स्टोरी बताते हैं कि वो अब एक साधु बन चुके हैं और वो अब धर्म के रास्ते पर निकल पड़े हैं। उनकी बातें सुनकर उनकी आंट पीछे हट जाती है और उनकी आंट के साथ एक लड़की होती है, उसे दया आ जाती है और वो टेंट से निकाल कर कुछ खाने को मिलारेपा को देती है। मिलारेपा वहां से जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि उनको अपनी आंट और अंकल से दूर ही रहना चाहिए। वो जैसे ही गाँव में खाना मांगने जाते हैं तो जिस घर में वो खाना मांगने जाते हैं उन्हें पता चलता है कि ये उनके अंकल का नया घर था। उनके अंकल ने जैसे उन्हें पहचाना तो उन्हें बुरा भला कहने लगे, बहुत चिल्लाने लगे। उन्होंने एक पत्थर उठा के मिलारेपा के ऊपर फेंका। इसके बाद सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। उनके अंकल सभी गांव वालों को भड़काने लगे और कहने लगे कि यही वो मिलारेपा है जिसने गांव की तबाही की थी, चलो सब मिलकर इसको मारते हैं। इसके बाद सभी गांव वाले इकट्ठा होकर मिलारेपा को मारने के लिए दौड़ते हैं। मिलारेपा वहां से जान बचाने के लिए भागते हैं। अब मिलारेपा का शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था क्योंकि काफी महीनों तक उन्होंने कुछ अच्छे से खाया पिया नहीं था। तो मिलारेपा को पता था इस तरह तो गांव वाले उन्हें मार डालेंगे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हे ब्लैक मैजिक के मास्टर्स, इंसानी खून पीने वाले, समुद्र के रक्षक देवताओं, मेरी रक्षा करो। इस साधु को इन लोगों ने घेर लिया है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं बेशक आज की रात मारा जाऊं, लेकिन मेरे रक्षक देवता अमर हैं, वे मेरी मौत का बदला जरूर लेंगे। मिलारेपा की ऐसी बातों को सुनकर गांव वाले थोड़ा डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। उसी शाम मिलारेपा को एक दृश्य आता है, एक विजन दिखाई देता है कि अगर तुम कुछ दिन और यहाँ पर रुक जाते हो तो तुम्हारे साथ एक अच्छा सा दृश्य होने वाला है, एक खास इवेंट होने वाला है। तो अपने मन की बात सुनकर मिलारेपा वहां रुक जाते हैं, लेकिन गांव के बाहर। अब मैं जहाँ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि जब मिलारेपा 15 साल के हुए थे तो उनका रिश्ता किया गया था। जिस लड़की से उनका रिश्ता हुआ था उनका नाम था जैसी, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी वापस ना मिलने के कारण मिलारेपा ब्लैक मैजिक सीखने चले गए, जिसके बाद उनकी शादी वहीं आधी अधूरी रह गई। जैसी को जब पता चला कि मिलारेपा गाँव में वापिस आ चुका है तो वो उससे मिलने जाती है। वह मिलारेपा के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर भी जाती है। मिलारेपा जब जैसी से बात कर रहे होते हैं वह उससे पूछते हैं कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। जैसी उसे बताती है कि कोई भी लड़का उसे शादी करने से डरता था क्योंकि उन्हें लगता था कि मिलारेपा के जो रक्षक देवता हैं वह उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अलावा वह कहती है कि अगर वो उससे शादी के लिए पूछते भी तो वह मना कर देती। वह मिलारेपा से पूछती है कि तुम अपने घर और खेतों का क्या करोगे, क्या इसे फिर से बनाओगे। मिलारेपा कहते हैं कि मैं अब एक साधु की जिंदगी बिता रहा हूँ, इन खेतों का मेरे लिए अब कोई इस्तेमाल नहीं है। मिलारेपा कहते हैं कि अगर मेरी बहन पीटा वापस आए तो ये सारा घर और प्रॉपर्टी उसे दे देना, लेकिन जब तक वह वापस नहीं आ जाती तुम मेरे खेतों का इस्तेमाल कर सकती हो। जैसी मिलारेपा से पूछती है, क्या तुम अपने घर को, अपनी प्रॉपर्टी को एक धार्मिक स्थल नहीं बनाना चाहोगे। मिलारेपा कहते हैं कि मैं उन धार्मिक साधुओं में से नहीं हूँ जो मंदिरों को धार्मिक किताबों से भर देते हैं और लाल और पीले चोले ओढ़ कर घूमते रहते हैं। जैसी मिलारेपा को कहती है, मैंने तुम्हारे जैसा मैला कुचैला साधु आज तक नहीं देखा जो कि अपने इस पतले से ढांचे पर फटे पुराने कपड़े ओढ़े रहता है। जैसी मिलारेपा से पूछती है कि ये किस तरह का धर्म है, तुम तो एक भिखारी से भी बुरे दिखते हो। मिलारेपा उसे बताते हैं कि ये धर्म की सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म है और तुम्हें भी सांसारिक मोह माया को छोड़कर इसी रास्ते को अपनाना चाहिए। जिस पर जैसी कहती है कि मैं धर्म को अवश्य अपनाऊंगी लेकिन अपने तरीके से फॉलो
करूंगी। वह मिलारेपा को साफ साफ मना कर देती है। वह कहती है कि तुम अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी अपने पास ही रखो, मैं तुम्हारी तरह फटे पुराने कपड़े पहनकर, खुद को भूखा रखकर धर्म का ढोंग नहीं कर सकती। वह कहती है कि मैं धर्म को अवश्य फॉलो करूंगी, लेकिन अपने तरीके से। मिलारेपा की आंट को जब ये पता चला कि उसके खेतों का उसके लिए अब कोई इस्तेमाल नहीं रहा, वो बस गुफाओं में जाकर मेडिटेशन करना चाहता है, तो उसकी आंट ने सोचा ये तो मेरे लिए अच्छा मौका है कि मैं जाकर मिलारेपा से उसके खेत हथिया सकती हूँ। तो वह बहुत सारा बार्ले लेकर, ड्राइड मीट लेकर, बियर और कुछ और खाने का सामान लेकर मिलारेपा के पास आती है।